हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एंड कल हमने पिछले लेक्चर में हमने एनिमल हस्बेंड्री फिनिश किया था। अभी हम लोग प्लांट ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल ब्रीडिंग हमने फिनिश कर लिया है, प्लांट ब्रीडिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग जैसे कि प्लांट्स की अगर हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है, कि एक फसल उगाई, उसी का बीज ले करके कलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट सीज़न में उसी का बीज हमने यूज़ कर लिया, तो इससे क्या हो जाता है, लिमिटेड बायोमास ही जनरेट हो पाता है। जितना पॉपुलेशन बढ़ रही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ज़रूरतें हम इस हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, इस हिसाब से पूरी नहीं कर सकते। सो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रॉपर हैंडलिंग इन सब चीज़ों की हो तो ही हम इसको यील्ड जो है इसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और प्रॉपर ध्यान रखने के बावजूद भी हम लोग लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ये सब इसका यील्ड जो है बढ़ा पाएंगे। प्लांट ब्रीडिंग से हम जो प्लांट ब्रीडिंग से हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड्स में चाहे जितनी भी हम लोग मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लगा लें, जितने भी हम लोग कोशिशें कर लें, तो भी हम लोग लिमिटेड एक्सटेंट तक की ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे। लेकिन प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड है जिससे हम यील्ड को बढ़ा सकते हैं काफ़ी लार्ज एक्सटेंट तक। इंडिया में हम लोगों ने सबने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सुन रखा। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टिंग में कि ये जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग ग्रोइंग पॉपुलेशन की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऑप्शन के तौर पे आया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, जो कीड़े वगैरह ख़राब कर देते थे, जो इंसेक्ट्स ख़राब कर देते थे फसलों को, उनके लिए हमने इंसेक्टिसाइड्स प्रॉपर यूज़ करने शुरू किए। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे हमने बायो कंट्रोल मेथड्स यूज़ करने शुरू किए, नेचुरल प्रेडेटर्स। फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी तक इस्तेमाल की। तो ये सब कुछ मतलब हमने क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली ज़्यादातर डिपेंडेंट प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक पे था कि ऐसी नस्लें तैयार की जाएं जो हाई यील्डिंग हो और डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, यानी जो बीमारी लगने से काफ़ी अगेंस्ट हो, काफ़ी रेजिस्टेंट हो, और लेकिन हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हों। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, वो हो गई इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ एक्चुअली प्लांट ब्रीडिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक ब्रीड तैयार करनी सिंपल, जैसे एनिमल ब्रीडिंग में हमने देखा एक मेल और फीमेल चूज़ करके उनकी मेटिंग करा देना और नई नस्ल तैयार कर लेना। दैट इज़ व्हाट इज़ हेयर ऑल्सो ब्रीडिंग। ठीक है, ये बस प्लांट्स के केस में है। तो पर्पसफुल मैनिपुलेशन प्लांट स्पीशीज़ की जाए ताकि हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट टाइप, अपने इच्छा अनुसार प्लांट तैयार कर सकें, जो कि कल्टीवेट करने के लिए या बीजने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, यील्ड अच्छी है, डिजीज़ रेजिस्टेंट भी हैं। कन्वेंशनल यानी पुरानी मेथड्स को काफ़ी सालों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग के। कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, सिंपली पोलन ग्रेन्स को मेल प्लांट से कलेक्ट कर लेना और फीमेल प्लांट के ऊपर आर्टिफिशियली छोड़ देना। ठीक है, और फीमेल प्लांट जब तक मैच्योर नहीं होता उससे पहले हम लोग उसको ढक के रखते हैं फीमेल फ्लावर को, ताकि कोई और पोलन ग्रेन उस पर ना गिरे। ठीक है, कंटामिनेशन ना हो। जब वो मैच्योर हो जाता है तो बैग खोल के, यानी कि उसको अनकवर करके हम लोग पोलन ग्रेन उसके ऊपर छोड़ देते हैं, यानी आर्टिफिशियली हम लोग पॉलिनेशन करा देते हैं और फिर से बैग से ढक देते हैं, और फिर वी लेट देम जर्मिनेट एंड वी लेट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये सिंपल जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग है कि खुद नेचुरल पॉलिनेशन की बजाय खुद से पॉलिनेशन करा देना। ये मेथड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलते आ रहे हैं, जब से ह्यूमंस सिविलाइजेशन जब से हम लोग ने एग्रीकल्चर बेसिकली स्टार्ट किया है। तो एग्रीकल्चर जैसे हमने एवोल्यूशन में देखा था कि नियरली 10,000 ईयर्स अगो शुरू हुआ, तो प्लांट ब्रीडिंग का एविडेंस भी नियरली उसी टाइम के अराउंड देखा जाने लगा। काफ़ी आज की प्रेजेंट डे क्रॉप्स जो हैं, आज के टाइम पे जितने भी हम क्रॉप्स देखते हैं, वो एक्चुअल में अपने ओरिजिनल
रूप में हम ज़्यादातर नहीं देखते हैं, वो डोमेस्टिकेशन यानी जब से हमने प्लांट्स को पालना शुरू कर दिया, अपने आप से ग्रो करना शुरू कर दिया, तो ये उसका नतीजा है। तो आज हमारी ज़्यादातर फूड क्रॉप्स जो हैं दे आर डेराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़। आज की हमारी ज़्यादातर जो फसलें हैं ये डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ के हिसाब से हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली क्या है, क्लासिकल यानी वही ओल्ड मेथड्स बेसिकली, ठीक है। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है प्योर लाइंस की। प्योर लाइंस आप लोग समझ चुके हैं, होमोजाइगस यानी कि वो जिस भी प्लांट से मेट करेंगे वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करेंगे। तो प्योर लाइंस या होमोजाइगस ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेना, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करके मेट कराना और जो भी इनके प्रोजेनी होते हैं उनमें से फिर प्लांट्स को सेलेक्ट कर लेना जो कि डिज़ायरेबल ट्रेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन से ट्रेट्स हो सकते हैं डिज़ायरेबल? यील्ड ज़्यादा हो, यानी क्या यील्ड मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो। न्यूट्रिशन के लिए जैसे हमें बाई चांस विटामिन ए रिच कंटेंट वाली कोई क्रॉप प्रोड्यूस करनी है तो न्यूट्रिशन, क्या डिज़ायर्ड न्यूट्रिशन उसमें है, ये चेक कर लेंगे। क्या रेजिस्टेंस टू डिजीज़ जो हम चाहते हैं कि क्या बॉलवर्म रेजिस्टेंट है या कोई पर्टिकुलर, क्या ये वायरस रेजिस्टेंट है, कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के जीन्स इनमें हैं, तो ये सब कुछ हम चेक करके इनके प्रोजेनी, मतलब जैसे भी हम लोग फसल प्रोड्यूस करना चाह रहे थे तो क्या वो जीन्स इसमें आ गए हैं नए वाली जनरेशन में, अगर हाँ तो हम इनको सेलेक्ट करके फिर आगे इन्हीं को प्रोपेगेट करवाएंगे। सो विद एडवांसमेंट्स, ये तो हो गई क्लासिकल मेथड, ठीक है, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। लेकिन विद एडवांसमेंट इन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग आजकल मॉलिक्यूलर जेनेटिकल टूल्स के मदद से भी की जाने लगी है। बायोटेक्नोलॉजी में हम कर चुके हैं कि हम काफ़ी मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम इनके जीन्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ज़्यादातर ऐसे कौन से ट्रेट्स या कैरेक्टर्स हैं जो ब्रीडर्स चाहते हैं प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट करना। इसमें सबसे पहला तो ऑब्वियसली कि फसल की उपज ज़्यादा हो, यानी कि यील्ड ज़्यादा हो, यानी अमाउंट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ठीक है, प्रोड्यूस ज़्यादा हो। फिर एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो। दूसरा और क्या हो सकता है इसके अलावा, क्वालिटी में बेसिकली क्या चीज़ हम ले सकते हैं कि इट इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। वहाँ की मिट्टी में शोरा है या सैलिनिटी जिसको हम क्या देते हैं उसको बर्दाश्त कर सकता हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता हो, ड्राउट यानी कम पानी में भी ग्रो कर सकता हो। रेजिस्टेंस टू पैथोजन रेजिस्टेंट हो जैसे कि कोई डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, पर्टिकुलरली कोई बैक्टीरियल डिजीज़ इसको लग रहा है ये उस डिजीज़ से रेजिस्टेंट है, ऐसे भी ये चाहते हैं। फार्मर्स ऐसी क्रॉप्स भी चाहते हैं जो जिनको डिजीज़ इजीली ना लगे, फॉर एग्जांपल वायरल, फंगल, बैक्टीरियल डिजीज़। देन फार्मर्स चाहते हैं कि इंसेक्ट पेस्ट से भी रेजिस्टेंट क्रॉप्स ये प्रोड्यूस कर पाएँ। तो ये 5 कैरेक्टर्स की लिस्ट आपको आ सकती है, विच ट्रेट्स और कैरेक्टर्स डू द ब्रीडर्स वांट टू इनकॉर्पोरेट इन देयर क्रॉप फील्ड्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग को सिस्टमैटिक वे में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दोनों ही कर रहे हैं। मेन स्टेप्स इनके आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग में पर्टिकुलरली क्या होता है, एक अपना 2 पेरेंट्स ऐसे चूज़ कर लेंगे, एक मेल और फीमेल, जिनमें डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम प्रोजेनी में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ये हो गया ट्रेडिशनल क्लासिकल मेथड। और प्लांट ब्रीडिंग की जाती है ह्यूमन हिस्ट्री में, इसका साइन नियरली तब से है जब से एग्रीकल्चर शुरू किया है, जब से सिविलाइज्ड तरीके से इंसान रहने लगा है, तभी से प्लांट ब्रीडिंग के भी साइंस देखने को मिलते हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग जैसे मैंने बात किया कि हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करा के अपने आप से क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन एडवांसमेंट्स जो जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और टिश्यू कल्चर में हो रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग अभी मॉलिक्यूलर जेनेटिकल टूल्स के साथ होने लगी है।
अगर हम लोग लिस्ट या कैरेक्टर्स देखें कि ब्रीडर क्या कैरेक्टर्स डालना चाहता है अपनी फसलों में, तो उसमें से एक कैरेक्टर है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, फसल की उपज अच्छी हो, फिर उसकी क्वालिटी अच्छी हो, फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस जैसे कि सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राउट को वो टॉलरेट कर सकता हो। ड्राउट सूखा बोल देते हैं ना, जैसे सूखा पड़ गया काइंड ऑफ बोल देते हैं, तो वो ड्राउट होता है, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी टाइम तक बारिश ना हो वहाँ पे ड्राउट्स आ जाते हैं। फिर रेजिस्टेंस टू पैथोजेंस, यानी कि पैथोजेंस क्या होते हैं जो बीमारी लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया, ये डिजीजेस कर देते हैं प्लांट्स को और बाकी हम लोगों को भी, इंसानों को भी। तो ये पैथोजेंस पर्टिकुलरली हम प्लांट्स की यहाँ बात कर रहे हैं, तो जिस प्लांट को ब्रीड करना चाह रहे हैं तो वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया से वो रेजिस्टेंट हो। इंक्रीज टॉलरेंस हो टू इंसेक्ट पेस्ट, ये 5 एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, पैथोजन रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंक्रीज्ड यील्ड और इम्प्रूव्ड क्वालिटी, ये 5 कैरेक्टर्स हैं जो ब्रीडर्स चाहते हैं नए ब्रीड्स जो वो तैयार कर रहे हैं उनमें इनकॉर्पोरेट करना। और प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम सिस्टमैटिक वे में किए जा रहे हैं काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल कंपनीज़ में, यानी प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही। क्या क्या मेन स्टेप्स हैं प्लांट ब्रीडिंग के, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। आप ऐसे करें बच्चे, एक बार इसको, ये वाला कंटेंट जो है मैंने प्लांट ब्रीडिंग आपको कराया है, एक बार इसको ज़रा रीड करें, 2-3 मिनट दूंगी मैं सिर्फ आपको, एक बार इसको रीड करें और फिर मैं आगे का कंटेंट आपको कराती हूँ, ठीक है। एक बार इसको ज़रा रीड करें, जस्ट 2-3 मिनट्स आई विल गिव यू, नॉट मोर देन दैट।
Okay. Okay, I hope you have read that. Now I'm going to start with the exact main steps that one has to follow to produce a new breed. So सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. इसमें सिंपल क्या चीज़ है, जितनी भी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल हमें टोमेटो की नई ब्रीड तैयार करनी है, सो टोमेटो की जितनी भी वेराइटीज़ अवेलेबल होंगी हमारे पास, वट एवर वेराइटीज़ आर अवेलेबल, ठीक है, तो ये सारी वेराइटीज़ हम लोग इकट्ठी कर लेंगे. फाइन. फिर हम, ये हो गया कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जितनी भी वेराइटी अवेलेबल है. तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी ये रूट होती है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का, ठीक है, यानी कि मेन ये होता है, मेन स्टेप होता है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम को करने के लिए. तो सभी क्रॉप्स में, इन मैनी क्रॉप्स, प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप. तो वाइल्ड रिलेटिव्स होते हैं क्रॉप के. ऑब्वियसली सभी क्रॉप्स पहले वाइल्ड थी, उनको हमने ही डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो उनकी वाइल्ड वेराइटीज़ को देखेंगे तो उनमें हमें काफ़ी वेराइटी देखने को मिल जाती है, काफ़ी वेराइटी देखने को मिल जाती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिल जाती है. तो कलेक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़, हम लोग ऐसी डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़ की कलेक्शन करनी चाहिए हम लोगों को, और प्रिजर्व कर लेना चाहिए, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़, स्पीशीज़ की, ठीक है, उनकी वेराइटी, डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़ की, या हम कोई नया तैयार करना चाहते हैं तो इनकी स्पीशीज़ की और इनके रिलेटिव्स जो इनके होते हैं, कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड प्लांट्स जो होते हैं, उनकी भी वेराइटीज़, सारी चीज़ों की हमें कलेक्ट कर लेनी चाहिए. सो कलेक्शन एंड प्रेजर्वेशन ऑफ डिफरेंट वाइल्ड वेराइटीज़, उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ और उनके रिलेटिव्स ऑफ द कल्टिवेटेड स्पीशीज़, ठीक है, तो उनसे यानी रिलेटेड जो भी फसलें हैं, इन सब की हमें कलेक्शन कर लेनी चाहिए, ठीक है. ये एक प्री रिक्विजिट होता है, यानी सबसे पहला स्टेप होना चाहिए शुरू करने से पहले. रिक्विजिट मतलब रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि जो नेचुरल इनमें जीन्स प्रेजेंट हैं या नेचुरल क्वालिटीज़ इनमें प्रेजेंट हैं, उनको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है. तो ये सबसे पहला स्टेप होना चाहिए. तो एंटायर कलेक्शन, जो ये इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन, कि entire collection of all the plants and seeds having all the diverse alleles of all the genes in a given crop is called germplasm collection. सारी कलेक्शन सभी प्लांट्स की प्लस उनके सीड्स की, और हर वेराइटी के सीड्स की, और हर वेराइटी के प्लांट्स की, डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स की, यानी कि किसी भी एक फसल के. तो इस सारी कलेक्शन जब उसकी डिफरेंट वेराइटीज़ हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन, क्योंकि इनके जीन्स सबके अलग अलग टाइप के हैं और जीन्स ही इनको अलग वेराइटीज़ बनाते हैं. तो इस कलेक्शन को हम लोग जर्म प्लाज्म कलेक्शन कह देते हैं. सिंपल वर्ड्स में, कोई सपोज करो टमाटर के हमें नई ब्रीड तैयार करनी है, तो उसकी वाइल्ड में जितनी भी वेराइटीज़ अवेलेबल हैं, वो सारी वेराइटीज़ को हम लोग इकट्ठा करके रख लेंगे, उनके सीड्स को इकट्ठा करके रख लेंगे, इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे, और यही पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे. नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. अब ये सारी वेराइटीज़ हमने देख ली, सभी वेराइटीज़ को हम इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. सभी वेराइटीज़ को हम लोग देखेंगे और चेक करेंगे कि इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, यानी कि इनको इवैल्यूएट करेंगे. सबकी क्वालिटीज़ हम लोग एनलिस्ट कर लेंगे कि हाँ भाई इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं. तो फिर हम इन सभी को इवैल्यूएट करने के बाद देखेंगे कि हमें कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए, कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर 2 क्वालिटीज़ चाहिए. तो ऐसे में ये इवैल्यूएशन करने के बाद हम ऐसे इस तरीके से कि हमें इन 2 प्लांट्स की क्वालिटीज़ चाहिए, तो हम इनको एज पेरेंट्स चूज़ कर लेंगे, ठीक है. तो फिर हमने यहाँ पे पेरेंट्स, ये 2 पेरेंट्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए प्लांट्स के, ठीक है. तो जर्म प्लाज्म इज इवैल्यूएटेड so as to identify plants with desirable combination of characters. The selected parents, फिर desirable जिन कैरेक्टर्स का हम कम्बिनेशन चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है. फिर ऐसे सेलेक्टेड प्लांट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे,
और इनको यूज़ करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, यानी इनकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर लेंगे। ठीक है, सेल्फिंग करा के एक बार मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर लेंगे। ठीक है, या अगर ज़रूरत पड़ी तो इनकी जैसे प्योर लाइंस इस्टेब्लिश करा लेंगे, इनकी बार बार सेल्फिंग करा के प्योर लाइंस इस्टेब्लिश करा ली, ताकि इनको हम लोग वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ कर सकें, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ हम इन्हें इवेलुएट करके देखी हैं, हमें बहुत अच्छी लगी हैं, तो हम लोग इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ तैयार करा लेंगे। बहुत सारी इनकी प्योर लाइंस तैयार करा के रख लेंगे, ताकि इनके ऊपर हम लोग वेरिएबल एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, कह लो कि इनको काफ़ी हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसे में हमने क्या स्टेप लिए, सबसे पहले हमने जितनी भी वैरायटी अवेलेबल थी वो कलेक्ट कर ली, फिर इनकी क्वालिटीज़ इवेलुएट की, और जिनकी क्वालिटीज़ हमें अच्छी लगी, हम चाहते थे अपने उसमें डालना, तो उनको हमने एज पेरेंट्स चूज़ कर लिया। ठीक है, फिर जिनको हमने सेलेक्ट कर लिया है, द डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैव वेरी ऑफन टू बी कंबाइंड फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लांट्स। सो ये सब जो हमने जैसे सपोज करो चूज़ कर ली, इसमें कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स थे और इसमें कुछ डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स थे, तो ऑब्वियसली ये 2 डिफरेंट प्लांट से या 2 डिफरेंट पेरेंट्स से ही हमेशा डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हम लोग चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्योर लाइंस हमने इस तरीके से तैयार कर ली, फिर इनमें से किसी को भी लेकर के उनकी हम लोग कम्बिनेशंस करवा देंगे। सो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे इन्हीं 2 पेरेंट्स से चाहते हैं, जिनको हमने एज पेरेंट्स चूज़ किया है। फॉर एग्जांपल, एक प्लांट का हमें हाई प्रोटीन क्वालिटी अच्छा लगा हो और दूसरे प्लांट का हमें डिजीज़ रेजिस्टेंस अच्छा लगा हो, तो ये 2 क्वालिटीज़ हमने जैसे चूज़ करके इनको पेरेंट्स चूज़ किया, और हमने इनको एज और ये 2 क्वालिटीज़ हमने आगे हाइब्रिडाइजेशन से इनकी बढ़ाने की कोशिश की, ऐसी वैरायटीज़ डालने की कोशिश की जिनमें इन दोनों प्लांट्स की ये दोनों क्वालिटीज़ हैं, हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ वन प्लांट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है जब हम इन पेरेंट्स को क्रॉस हाइब्रिडाइज कराते हैं टू प्रोड्यूस सर्टन हाइब्रिड्स, जो कि ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करें आगे, एक मिनट सॉरी, ऐसे हाइब्रिड तैयार करने के लिए जिनमें इन दोनों प्लांट्स के प्रॉपर कैरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी टीडियस प्रोसेस है, यानी थकाने वाला, ठीक है, टायर्ड करने वाला प्रोसेस है और काफ़ी टाइम लगाने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर देखना पड़ता है। जैसे इस प्लांट को हमने फीमेल फ्लावर चूज़ किया, तो इसके इस पर्टिकुलर पार्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, और दूसरे प्लांट के हमने एंथर चाहिए, तो हम जो फीमेल प्लांट चूज़ किया उसको पहले बैगिंग वगैरह करेंगे, तो वो ठीक है, बैगिंग मतलब उसको ढक के रखेंगे जब तक वो बड कंडीशन में है, और फिर जब वो मैच्योर हो जाएगा तो इसका हम लोग ये रिमूव कर देंगे, और जो डिज़ायर्ड हमारा मेल प्लांट है की हुई अंदर, जो डिज़ायर्ड हमारा मेल प्लांट है, इसके एंथर्स ले करके हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करवा देंगे, और हम स्प्रिंकल करवाने के बाद इस प्लांट को फिर से हम लोग ढक देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर हम वेट करेंगे कि ये फर्टिलाइजेशन कामयाब हो, इससे फ्रूट बन जाए, फिर इस फ्रूट से हम सीड निकालेंगे। ठीक है, तो उस सीड को फिर हम प्रोपेगेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो प्लांट प्रोड्यूस होता है सेम कैरेक्टर्स वाला, जिन 2 कैरेक्टर्स को हम लोग कंबाइन करना चाहते थे। तो क्रॉस अभी तक हमने क्या कुछ डिस्कस किया। सबसे पहले स्टेप में हमने देखा कि हम वैरायटी इकट्ठी कर ली। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि हम लोग कैरेक्टर्स को इवेलुएट कि कैरेक्टर्स को हम लोग सारे चेक कर लेंगे और देखेंगे कि हमें अगली वैरायटी में कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, और फिर उनकी हम लोग ब्रीडिंग कराएंगे और चेक करेंगे कि क्या हाइब्रिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ऑफ द डिज़ायर्ड क्वालिटी। एक बार ये तीनों कैरेक्टर्स को रीडिंग करो, फिर हम आगे चलते हैं।
तो आई होप यू हैव रेड इट। तो इसमें हमने सिंपली अभी तक क्या कुछ किया, कलेक्शन वैरायटी की इकट्ठी कर ली, उसके कैरेक्टर्स को इवैल्यूएट किया, उनमें से जिनके कैरेक्टर्स हमें पसंद आए उनको एज पेरेंट्स चूज़ कर लिया, ठीक है। फिर जिनको पेरेंट्स चूज़ कर लिया उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराई। मेथड हम लोग को पता है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हम लोगों ने कराई। ऑब्वियसली इनकी पॉलिनेशन होके फ्रूट बनेगा, फ्रूट से सीड बनेगा, सीड को प्रॉपर हम लोग हैंडल करेंगे और फिर उससे नया प्लांट ग्रो कराएंगे, फिर नए प्लांट की हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो इतना लंबा प्रोसेस है। और अगला स्टेप भी ये है कि ये प्लांट्स जितने भी इनके सीड्स प्रोड्यूस होंगे उनसे हम लोग जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वाले सीड से जो नए प्लांट्स तैयार होंगे इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, तो उनकी हम लोग सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स टेस्ट करा लेंगे। दिस स्टेप consists of selecting among the progeny of hybrids those plants that have desired character combination। तो इनके जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे प्लांट्स जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर कम्बिनेशन है। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी क्रूशियल है टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी। तो सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, कि मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं होता। अब आप सोचोगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ सब्जेक्टिव, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं, ओके ये ऐसे होते हैं कि जो कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली हम लोगों को चाहिए। हम लोग ये नहीं है कि मेरे हिसाब से ये अच्छा है और तुम्हारे हिसाब से ये अच्छा है। अगर सबका अलग अलग हो तो दैट वुड बी सब्जेक्टिव थिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉपर डिफाइंड कैरेक्टर्स हम लोगों को चाहिए कि ये कैरेक्टर्स अगर ये सेटिस्फाई करता है देन इट इज़ ओके, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रॉपर, कि किसी का मेरा और तुम्हारा व्यू मैटर नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो क्या है, हम लोगों ने इसमें वेराइटीज़ और प्लांट्स प्रोड्यूस कर लिए, ऐसे काफ़ी प्लांट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस कर लिए, इनमें से कौन से अच्छे हैं इनको हमने चूज़ करना है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी क्रूशियल है टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव का इसके लिए काफ़ी क्रूशियल है। ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारा उद्देश्य था ब्रीडिंग करने का, क्या उद्देश्य था कि हमने ये कैरेक्टर्स वाला एक प्लांट प्रोड्यूस करना है। तो अब जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट बड़े ध्यान से करना है कितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए हैं कि इनमें से हाँ ये वाले 2 पर्टिकुलर ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें ये कैरेक्टर आए हैं और बाकियों में ये कैरेक्टर नहीं आए हैं। तो ये एक बहुत ही ध्यान देने वाला प्रोसीजर होगा, काफ़ी केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन इसमें प्रोजेनी की करनी होगी, तभी हम जो इतना बड़ा हमने मेथड किया है, ब्रीडिंग किया है जिस उद्देश्य के हिसाब से, तो वो हो पाएगा। So this step yields plants that are superior to both of the progeny। तो इसमें हमारे पास ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो अपने दोनों ही पेरेंट्स से ज़्यादा सुपीरियर हैं। This step yields plants that are superior to both of the progeny। These are self-pollinated for several generations। तो ये प्लांट सपोज करो हमने चूज़ कर लिया, तो इस प्लांट की फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे हम काफ़ी जनरेशन्स तक, एक तरीके से इसकी प्योर लाइंस या होमोजाइगोसिटी जनरेट कर लेंगे ताकि ये कैरेक्टर्स प्रोजेनी में कभी सेग्रीगेट ना करें और हमेशा ही इनकी एक अलग नस्ल तैयार हो जाए और अच्छी क्वालिटी वाली हमारे पास सही से प्रोड्यूस हो जाए। तो जब हमें ऐसे प्योर लाइंस भी इस्टेब्लिश कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या हर जनरेशन में ये कैरेक्टर सेग्रीगेट तो नहीं हो रहे, प्रॉपर पॉपुलेशन इनकी सही प्रोड्यूस हो रही है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे जो कि है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। तो ये जिनको अगर हमने इनको टेस्ट कर लिया और हमें लगता है कि इनमें डिजायर्ड कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो इनको फिर हम टेस्ट कर लिया, देख लिया सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, फिर इनको रिलीज़ कर देंगे, कमर्शलाइज कर लेंगे मार्केट में ताकि किसान इनको ख़रीद सकें या इनके बीज को ख़रीद सकें और यील्ड के लिए चेक करेंगे और बाकी एग्रोनॉमिक ट्रेड्स के लिए चेक करेंगे, इनकी क्वालिटी के लिए, डिजीज़ रेजिस्टेंट और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो इवैल्यूएशन अगर की जाती है, सो इवैल्यूएशन इज़ डन बाय ग्रोइंग दीज इन द रिसर्च फील्ड। कैसे इवैल्यूएशन की जाती है, यानी इवैल्यूएशन की जाती है इनको रिसर्च फील्ड में ग्रो करा के, यानी ऐसे फील्ड्स जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं वहाँ पे ग्रो करा के, और रिकॉर्ड किया जाता है हर बार इनकी परफॉर्मेंस। आइडियल फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन इनको दिया जाता है, ठीक है, इरिगेशन सही दिया जाता है, प्रॉपर पानी सही दिया जाता है,
ठीक है। और बाकी क्रॉप मैनेजमेंट प्रोसेसेस भी इनके साथ सही तरीके से फॉलो की जाती हैं। तो इन्हीं सभी आइडियल कंडीशंस में इनको हम लोग देखते हैं कि हाँ प्रॉपर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, प्रॉपर पानी दे रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये सब देख के हम लोग इनको रिसर्च फील्ड में देखते रहते हैं और इनकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन के बाद इवैल्यूएशन इज़ फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटेरियल इन फार्मर्स फील्ड। इवैल्यूएशन के बाद हम लोग ये मटेरियल को फार्मर जो हैं इनके खेतों में टेस्ट करते हैं। फार्मर्स के पहले अपने फील्ड में टेस्ट किया, फिर फार्मर्स के खेतों में एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स तक हम लोग इनको टेस्ट करेंगे और देश के डिफरेंट लोकेशंस में टेस्ट करेंगे, ताकि देखेंगे कि क्या ये सभी हर मौसम में और हर तरह की मिट्टी में सही तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं। डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ठीक है, मटेरियल इज़ एवेल्युएटेड। तो मटेरियल को हम लोग कैसे कहेंगे कि हाँ ये अच्छी फसल है? हम इसको कंपेयर करेंगे जो लोकल ऑलरेडी पहले क्रॉप प्रोड्यूस हो रही थी, तो उससे इसको हम लोग अभी कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उसके मुकाबले हमारे वाली क्रॉप की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग लोकल कल्टीवार क्रॉप कल्टीवार जो है उसको एज अ चेक या रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे कि अगर तो इससे बेटर है, इसकी इतनी यील्ड थी, क्या इसकी यील्ड इससे अधिक है, इसकी ये विटामिन कंटेंट था, क्या इसका विटामिन कंटेंट इससे ज़्यादा है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड क्रॉप से या लोकल कल्टीवार से चेक करके इसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, एक बार आप लोग ये सारा जो है प्रोसीजर, ये आपको एक क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का क्या मेथड है और इनके जो स्टेप्स हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन। ये स्टेप सीक्वेंस वाइज आप लोग को पता होने चाहिए। एक बार आप इसको रीड करो, ये सारा इकट्ठा रीड करो और फिर हम आगे चलते हैं। बिकॉज़ अभी एक बार इसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टॉपिक इसमें लगता बहुत इजी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज़ में एक्चुअली में वो 4 ऑप्शंस आपको ऐसे देंगे स्टेप वाइज, इनके कंफ्यूज इतना ज़्यादा कर देते हैं, इतने अच्छे से अरेंज करते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि पहले कौन सा स्टेप था, बाद में कौन सा था। तो इसको एटलीस्ट अच्छे से आप लोग लर्न करें। बेशक ये डिफरेंट वर्डिंग में आपसे पूछे जाएं स्टेप्स, तो भी आप लोग इनमें अटके नहीं, सही से करें। तो अभी एक बार ध्यान से इसको करो, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया, अभी रीड करोगे तो अच्छे से दिमाग में फ्लो इन कर जाएगा। ठीक है, फिर ही आगे फ़ायदा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको करेंगे तो ही आगे फ़ायदा चलने का। आई गिव यू नियरली 5 मिनट्स, तो इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करें।
ओके, आई होप यू हैव रेड इट। तो ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आई विल रिकमेंड कि आप इनको एक बार नोट भी कर लें, ठीक है। तो इंडिया मेनली एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन है इसमें इंडिया में। तो एग्रीकल्चर नियरली 33% इंडिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है एंड 62% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करती है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद मेन चैलेंज था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए इनफ फूड प्रोड्यूस कर पाना। तो लैंड लिमिटेड है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उसी में पर यूनिट एरिया यील्ड बढ़ाने का टारगेट था। तो काफ़ी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ वीट एंड राइस मिड 1960s तक प्रोड्यूस कर ली गई और उनको इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जिस वजह से ये प्रोड्यूस की गई यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, जिस टेक्निक के बारे में हमने अभी पढ़ा, और इसकी वजह से काफ़ी ड्रामेटिक इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन में हमारे देश के। तो ये जो फेज़ है जिसमें प्लांट ब्रीडिंग करके अच्छी वेराइटीज़ तैयार की गई, इनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और आज की जो वीट की वैरायटी है बच्चे, पहले जो वीट के प्लांट्स होते थे वो बड़े लंबे लंबे से बड़े बड़े होते थे, ठीक है। शायद आप बुज़ुर्गों से कभी सुनते हो कि आजकल की वैरायटी तो बड़ी छोटी सी है, हमारे टाइम पे बड़े बड़े होते थे तब वो अच्छे होते थे, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो लोग का लगता है कि नस्ल कहीं ख़राब हो गई है वीट की, ऐसा नहीं है। ये ड्वार्फ वैरायटीज़ एक्चुअली में तैयार की गई हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, लेकिन पर हेक्टेयर यील्ड इनका बहुत ज़्यादा है, पर यूनिट एरिया इनका यील्ड ज़्यादा है। तो ये हम लोग उतने ही एरिया में इनको कल्टीवेट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हैं ऐसी मेज़, वीट और पीज़ की, जो कम एरिया में भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं जिनको प्रोड्यूस किया गया है। ये कुछ ऐसी पिक्चर्स यहाँ पे इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स की डाली गई है, ठीक है। एक्चुअली में वीट, शुगर केन, मिलेट्स, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ ऐसे हैं जिनको तैयार किया गया है। आगे हम लोग स्टडी करेंगे काफ़ी ऐसे वैरायटीज़ के नाम और कौन सी डिजीज़ से रेजिस्टेंट हैं या उनमें क्या पर्टिकुलर क्वालिटीज़ प्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। ये सारा कंटेंट भी हम लोग करेंगे। मैं एक बार, क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं एक बार ये ज़रा रिवाइज़ करा दूँ अभी तक हमने जो स्टडी किया आज। प्लांट ब्रीडिंग में ट्रेडिशनल फार्मिंग से सिर्फ हम लोग लिमिटेड बायोमास, लिमिटेड क्रॉप ही तैयार करवा पा रहे थे, जिससे कि इंडिया की हंगर या इंडिया की ज़रूरत पूरी करवा पाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग की टेक्नोलॉजी से हम लोग इंक्रीज्ड यील्ड तैयार कर पा रहे हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन की यही ज़रूरत थी। ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्हीं नई वैरायटीज़, प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक की वजह से जो नई वैरायटीज़ तैयार की गई हैं उन्हीं से फ़ायदा मिला है। वो फेज़ जिसमें नई वैरायटीज़ तैयार की गई, प्रोडक्शन बढ़ाई गई, वो ही ग्रीन रेवोल्यूशन है। हाई यील्डिंग वैरायटीज़, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़, हाई न्यूट्रिएंट क्वालिटी वैरायटीज़, मेनली डिजीज़ रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग, ये दो हमारे की टारगेट्स थे कि ये दो क्वालिटीज़ हम लोग अपनी फसलों में डालना चाह रहे थे। प्लांट ब्रीडिंग नियरली तब से हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं जब से नियरली फार्मिंग शुरू हुई या ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रॉपर तरीके से सिविलाइज मैनर से यानी इंसान रहना शुरू हुआ। सिविलाइजेशन जब से शुरू हुई तब से ही हम लोग ये प्लांट ब्रीडिंग का भी सबूत तब से ही मिलता है। लेकिन आज के डेट में जो हम एडवांसमेंट कर चुके हैं जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर में, तो हमें और भी बेहतर रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं। ट्रेड्स और कैरेक्टर्स जो ब्रीडर्स चाहते हैं ज़्यादातर डालना, वो होते हैं इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड, फसल की उपज बढ़ाना, इन क्वालिटी इम्प्रूव करना, टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ताकि मिट्टी में सॉल्ट कंटेंट है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और ड्राउट, इन सबको टॉलरेट कर सके प्लांट पैथोजन रेजिस्टेंट हो, यानी वायरस, फंगाई, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो, ये क्वालिटी भी हम चाहते हैं। इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो, काफ़ी इंसेक्ट्स भी इनको
ख़राब ना कर सके, ये क्वालिटी भी हम चाहते हैं। क्या बेसिकली सिस्टमेटिक टेक्निक इसके लिए होती है, जितनी भी वैरायटीज़ एक पर्टिकुलर प्लांट की अवेलेबल हैं वाइल्ड में या जैसे भी, तो वो सारी वैरायटीज़ के पहले हम लोग कलेक्शन करें। और फर्स्ट में हम लोग कलेक्शन कर लें यानी इकट्ठा करके रख लें, इनको हम कहेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन, क्योंकि इनके जीन्स अलग अलग तरह के, अलग अलग की वैरायटी है यानी अलग अलग तरह के जीन्स हैं। इनको कलेक्ट कर लिया तो ये हो गया जर्म प्लाज्म कलेक्शन। तो अब हम इनको इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आएगा, इनकी क्वालिटीज़ को चेक करेंगे, लिस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इनमें से फिर देखेंगे कि हमें कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। तो जिन 2 प्लांट्स की क्वालिटीज़ हमें चाहिए उनको एज पेरेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम इनको हाइब्रिडाइज करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग सिलेक्टेड मेल एंड फीमेल प्लांट्स में आर्टिफिशियली पॉलिनेशन कराएंगे और वेट करेंगे कि फ्रूट प्रोड्यूस हो, सीड उसमें डेवलप हो। सीड जो है फिर हम उसको आगे सीड की भी केयर करेंगे, हैंडल करेंगे और फिर इन जो सीड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, तो उन सीड्स को बोएंगे, फिर से उनकी फसलें तैयार जब तक होंगी, फ्रूट प्रोड्यूस होगा, यील्ड होगी, वो सब होने तक हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। फिर तब हम उनमें से जो वैरायटीज़ प्रोड्यूस हो गई हैं, फिर उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि ऐसी कौन से प्लांट्स हैं, अब ये जो नए बीज हमने तैयार किए थे इनमें से जो फसलें तैयार की हैं, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें हमारी डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ आ गई हैं, और फिर उनको एज सुपीरियर रिकम्बिनेंट्स हम लोग चूज़ करेंगे। फिर उनकी सेल्फिंग करा के उनकी प्योर लाइंस इस्टेब्लिश करा लेंगे। फिर हम रिसर्च फील्ड में उनको टेस्ट करेंगे, कुछ जनरेशन्स तक ग्रो करके देखेंगे कि उनकी क्वालिटी, यील्ड और डिजीज़ रेजिस्टेंस जैसी क्वालिटीज़ वो कैसे एग्जिबिट कर रहे हैं। पहले रिसर्च फील्ड में देखेंगे, फिर हम इनको फार्मर के फील्ड में डालेंगे और फार्मर्स हम लोग इनको कंट्री के डिफरेंट जगह पे रहने वाले फार्मर्स को देंगे और उनके खेतों में हम लोग चेक करेंगे। अगर और किससे बेसिकली कंपैरिजन किया जाएगा, जो इन फार्मर्स के के अपने अपने एरिया में कोई स्टैंडर्ड क्रॉप होती होगी जिसको ये लोग स्टैंडर्ड और अच्छी क्रॉप मानते हैं, उससे इसका कंपैरिजन किया जाएगा, ठीक है। और फिर देखा जाएगा कि क्या नेटिव क्रॉप से ये ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से ये मेथड्स फॉलो करते करते हम लोगों ने काफ़ी वैरायटीज़ तैयार की हैं, ख़ास तौर पे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे, मेनली mid-60s के टाइम पे, जो कि इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को फीड करने में हम लोग इस वजह से कामयाब हो पाए हैं। ये एक मेजर चैलेंज था क्योंकि इंडिया की 62% पॉपुलेशन इसी में एम्प्लॉयड है और आज इंडिया की जीडीपी को 33% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। ये कुछ वैरायटीज़ की पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई जिनको प्लांट ब्रीडिंग की मदद से प्रोड्यूस किया गया है। ये कंटेंट आज का ऑल्दो इजी लग रहा है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, मतलब इसमें क्योंकि इजी होने की वजह लाइटली ले लेते हैं बच्चे और एग्जामिनर आपको इजीली इसमें कंफ्यूज कर सकता है जंबल अप करके सेंटेंसेस को। तो अच्छे से इसको लर्न करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन पर्टिकुलर वेराइटीज़ के कुछ नाम याद करेंगे जो आपको, मतलब मैं टेक्निकलिटी पे आज नहीं जाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में टेक्निकलिटी पे जहाँ पे स्पेसिफिक नेम्स हमें याद करने हैं वो सब डिस्कस करेंगे। आज ये जो सिंपल इंट्रोडक्शन है ये समझ लें, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बिफोर वी रीड द नेम्स ऑफ द प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्कस्ड मेथड। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर। स्टडी वेल।